हाँ जी। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। मेरा एक दोस्त, उसने क्या किया, उसको पता है कि मध्यकाल से एक क्वेश्चन कहां से आता है, आपने अटेंड कर लिया होगा। यार 2019 मैंने उसको पूछा तो इसका आंसर तूने, वो थोड़ा सा उसकी प्रिपरेशन कम थी, कॉन्सेप्चुअल उसको पता था, तो मुझे बोला कि मैं तो विजयनगर करके आया हूँ। मैं कैसे कि यार विजयनगर का क्वेश्चन आता है, मुझे मिला नहीं तो मैं ये करके आ गया। आपको ऐसा नहीं करना है, बट दिमाग में रखना है यार विजयनगर वाला भी क्वेश्चन तो आता है, वो दिखा नहीं, हो सकता है इसका आंसर। फिर आप अगर पढ़ के गए हो तो याद आ जाएगा, हाँ यार मैंने विजयनगर में कल्याण मंडप पढ़ा था, अमान मंडप है, कल्याण मंडप है। तो खुद को ना मेंटली इतना प्रिपेयर रखना है एग्जाम में कि सीक्वेंस भी पता चल जाए कि यार ना 15 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें विजयनगर वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, यूपीएससी नहीं भी पूछता है, यूपीएससी अलग चीज है, लेकिन हम ट्रेंड देख रहे हैं तो लगभग पूछ रहा है, तो क्यों ना हमारे माइंड में तो एक्टिवेशन रहना चाहिए ना कि पूछ सकता है। ठीक है, आंसर क्या था? विजयनगर। हमने यार इसको बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है कि अगर आगे भी पूछ ले तो ये आपका सही होना चाहिए। ये थोड़ा इधर भी है, मैं इधर हो जाता हूं। हाँ, विजयनगर में मंदिर निर्माण की शैली को क्या बोलते थे? प्रोविदा शैली। मैंने इनको हाईलाइट कर दिया इंपॉर्टेंट चीजों को, कल को पूछ ले। प्रोविदा मंदिर निर्माण की शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो विजयनगर। ठीक है, सॉरी, ये बेसर शैली का एक रूप है। अब ये बेसर शैली क्या होती है? नागर, बेसर और द्रविड़। आपका काम है कि आप, हालांकि मैं करवा दूंगा आगे, लगभग आ जाएगा बेसर शैली भी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, लेकिन यार कोई शब्द दिखे, अर्थ नहीं पता हो ना तो उसको, और एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जगह है ये, तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, गोपुरम अधिक बड़े हो गए, उन्हें राय गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम मंदिर अगर आपने शैली देखी हो तो दक्षिण भारत में क्या होता है, जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम बोलते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उनको क्या बोलते थे? राय गोपुरम। तो ये भी पूछ सकता है। गोपुरम अब मंदिर के प्रमुख अंग बन गए। अमान मंडप, देवता की पत्नी के लिए एक पृथक मंदिर। हजार स्तंभों का मंडप, कल्याण मंडप। कोई भी एक नाम देकर पूछ सकता है। ये तो पूछ लिया, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और देखो प्रोविदा शैली, ये शब्द पूछ सकता है। और ये कोई लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते थे, अपने स्तंभों में दरियाई घोड़े की मूर्तियां बनाते थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस मंदिर निर्माण शैली में दरियाई घोड़े को महत्व दिया गया है? विजयनगर, प्रोविदा शैली। कल्याण मंडप में देवता और उसकी पत्नी का विवाह उत्सव मनाया जाता था। कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए हम्पी के हजारा स्वामी, देखो किसने बनवाए? अब कृष्णदेव राय तो इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, बट अगर यूपीएससी पूछता है राजाओं के बारे में, जैसे उन्होंने 2023 में देवराय के बारे में पूछ लिया था, तो हजार स्वामी और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर शासक सेव देवता विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे, और एक लेपाक्षी मंदिर है, वहां पर नंदी वृषभ जो होता है उसकी सबसे बड़ी एकासन मूर्ति स्थापित है। ठीक है, मंदिर से विजयनगर कालीन चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए विजयनगर की चित्रकला शैली को क्या बोलते हैं? लेपाक्षी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। बताओ, यहाँ पे एक ही इस एक्सप्लेनेशन में 10 क्वेश्चन है जो आगे आपके लिए तैयार है, यूपीएससी किसी भी दिन आप पे फायर कर सकता है। यूपीएससी, ये देखो, मैं यूपीएससी अक्सर विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछता है, इसे ढंग से तैयार करें। और जो ऑप्शन थे, जैसे चालुक्य था, चंदेल था, उसको भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एलोरा और एलिफेंटा में शानदार रॉक कट गुफा मंदिर कला और वास्तुकला में राष्ट्रकूट योगदान को दर्शाते हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 1756 में करवाया था, यानी कि उस समय राष्ट्रकूटों का राज था। महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये क्यों बता रहा हूँ, आजकल राजा महाराजाओं के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग गया, किसका राजवंश किस टाइम था। तो 5 साल में यार इतनी बार आपको बोलेंगे कि आपको हिस्ट्री में तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे कि मुझे पढ़ के क्या जाना है। देखो, मेहनत अभी भी आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि ये करके चले जाओगे तो आंसर, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसको 5 साल वाले को ढंग से ईमानदारी से पढ़ेगा ना, उसका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि उसको सब इजी लगने लगेगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं।
और मैं जानता हूं कि आप लोग इतने मेहनती तो हो कि आपको बता दे कि यार यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आप छोड़ोगे नहीं फिर उसको। हाँ, तो चालुक्य, इनके मंदिर कहाँ से मिलते हैं? बादामी, ऐहोल और पडक्कल से। अब आप बादामी, ऐहोल, पडक्कल, मैं तो कह रहा हूँ गूगल कर लो, अगर नहीं पता है तो कहाँ है ये, यहाँ कुछ और भी मिला है क्या? यार हम जब और चीजें गूगल करते हैं ना, जैसे हमें कोई नाम मिल जाए या फिर कोई चर्चा में कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो, कितना गूगल करते हो, इनको करो, कितना फायदा होगा, एग्जाम में सफल होगे, समाज में इज्जत होगी। वो गूगल से, और जो ये चर्चित चीजें उनको गूगल करते तो कोई फायदा भी नहीं होता है, इसको करना, ठीक है। बादामी गुफाओं में 4 गुफा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो गुफा आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो वहां बादामी, एलोरा, अजंता ये मिलेंगे आपको, सीतनवासल, ये सब मिलेंगे, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत करो इस हिसाब से। बादामी गुफाओं में 4 मंदिर मिले, प्रथम शैव, तीसरा वैष्णव, चौथा जैन। अब प्रश्न आ सकता है कि बादामी जो गुफाएं हैं वहां से केवल बौद्ध धर्म की आपको गुफाएं मिली हैं, तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो यहां तक आपको ऐसे कनेक्ट करके रखना है। अजंता से केवल बौद्ध मिलती हैं, लेकिन एलोरा से तीनों मिलते हैं, आगे यूपीएससी ने पूछा भी है, ठीक है। ऐहोल के मंदिरों को ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिर मिलते हैं, ये तो कोई काउंटिंग नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन मेंगुती मंदिर, मेंगुती मंदिर कहाँ मिलता है? ऐहोल में। लाड खां का मंदिर है या फिर आपका दुर्गा का मंदिर है। ऐहोल अभिलेख का रचयिता रविकृति जैन था। इसने ऐहोल में 634 ईस्वी में जैनेन्द्र के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेंगुती मंदिर कहा जाता है। एक अभिलेख आपको ध्यान में रखना है, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल जो अभिलेख है, पुलकेशिन सेकंड का, जिसमें जिक्र है कि उसने हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था और नर्मदा नदी से आगे बढ़ने से रोका था। तो अब इसका मतलब देखो, यहां से 2 चीजें पता चली, इसने हराया था, इसका मतलब समकालीन थे, इसका मतलब समकालीन थे, समझ रहे हो। पडक्कल के 10 मंदिरों में नागर शैली के 4 मंदिर, जिसमें पापनाथ का मंदिर है, और द्रविड़ शैली में कौन सा बना है? विरूपाक्ष, त्रिलोकेश्वर हो गया और संगमेश्वर हो गया, इसको आप पढ़ लेना एक बार। चालुक्य काल में सर्वप्रथम विरूपाक्ष मंदिर में गोपुरम मिलता है। आलमपुर का मंदिर समूह है, कर्नाटक में चालुक्य द्वारा निर्मित 9 मंदिर हैं, 9 ब्रह्मा देवालय, ये सारे। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं अपन, खजुराहो वाले जो चंदेल है उनका देखते हैं। चंदेलों की वास्तुकला, चंदेलों की वास्तुकला को पहली बात तो देखो, निर्माण जो मंदिर निर्माण की शैली इसको बोलते हैं शिकारा शैली। आ गया तो देखो हवाई नहीं लगेगी कि शिकारा शैली किससे संबंधित है, नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं आएगा। ये थोड़ा सा हमने किया है कोशिश एक्सप्लेन करने की, सर्च करने की। पंचायतन शैली का यूज करते हैं, आप अगर नॉर्थ में देखते हो मंदिर शैली तो उसमें पंचायतन शैली का यूज करते हैं। मंदिरों का मैंने आगे भी एक क्वेश्चन है उसमें और एक्सप्लेन किया है, कौन सी ईयर में आप उसमें बताएंगे आपको। कांदड़िया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, आपका काम क्या है, जब ये पढ़ो तो कौन से राजा ने बनवाया, जैसे कांदड़िया महादेव है, चतुर्भुज मंदिर है, धंगदेव, विद्याधर, ये चंदेल शासक थे, उनके टाइम ये बने हुए हैं। इसके अलावा जैन मंदिर भी है यहाँ पर, आदिनाथ, शांतिनाथ। क्यों लिखा मैंने, प्रश्न आ सकता है कि जो खजुराहो है या जो चंदेल है उन्होंने केवल हिंदू मंदिर बनाए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक तो केवल सुनते आप गलत कर दोगे, लेकिन फिर भी आपको पता भी है जैन मंदिर भी वहां था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, विजयनगर, ठीक है, थीम। चलो आप इस क्वेश्चन को करो, मैं इतने पानी पी लेता हूँ। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, बताओ जी थीम। बता तो नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन दिमाग में तो चली रही है कि थीम कौन सी है। थीम है हमारी सल्तनत काल। कौन सी है? सल्तनत काल। सल्तनत काल में भी ये थोड़ा सा वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। वेरी इजी, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, कोई भी टेक्स्ट पढ़ के जाओ, आमिल के बारे में जरूर जिक्र होता है, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली
एक प्राचीन देसी संस्था थी। देखो ये की मैं बता रहा हूं ना, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। बहुत फायदा होगा आपका, सीधा वहां ना नजर पड़ेगी, फोकस जाएगा और आप ना फटाक से पकड़ लोगे उस चीज को कि यार क्या गलत है, समझ रहे हो। तीसरा स्टेटमेंट, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। यहां मैं आपको यार एक चीज है ना, देखो इसका फायदा क्या हो रहा है आपको, इस जो पीवाईक्यू सीरीज है, मैंने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे किया, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, लेकिन कई बार क्या कि आपके नॉलेज से आगे भी क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें आपकी नहीं लिखी हुई आती हैं, ठीक है, जो आप पढ़ के गए हो, फिर भी हम करके आते हैं। वो कैसे करना है, जैसे मान लो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आप कहते हैं ना कि कॉमन सेंस से मैंने किया, वो कॉमन सेंस दिखाते हैं आपको। देखो क्या आंसर है, नहीं है वो बात देखेंगे, आप तो सीधा सेकंड पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, सेकंड स्टेटमेंट पे, कि दिल्ली के सुल्तानों की इकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था है। प्राचीन देशी संस्था का मतलब समझ गए होंगे, इतना तो आती है हिंदी सभी को, कि मतलब ये बहुत पुरानी चीज है, पहले से चली आ रही है, बस सुल्तानों के पास नहीं, ये पहले से चली आ रही है। पहले से चली आ रही है तो मैंने गुप्त काल में क्यों नहीं पढ़ा, मैंने मौर्य काल में क्यों नहीं पढ़ा, मैंने जब त्रिपक्षीय संघर्ष देखा था राष्ट्रकूट, उसमें क्यों नहीं पढ़ा। अरे देसी संस्था होगी तो पहले भी तो होती ना, आपने चाहे नहीं पढ़ा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो, लेकिन ये कीवर्ड्स यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है कि कीवर्ड से खेलती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, आपको सीरीज आती है मतलब यूट्यूब पे कि ऐसे आप क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, ये कीजिए, वो यही है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप पहले मेहनत से ना काम करना सीखें। ये काम तभी हो पाएगा जब नॉलेज हो। जैसे मुझे पता है ना गुप्त काल का, मौर्य काल का, तभी तो मैं आइडिया लगा पाया। अब मेरे को वो भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता, मैं तो सर सीधा ना उस सर ने बताया था ऐसे करके आना, केवल कर दो और वो नहीं नहीं, एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए होगा, ठीक है। दो बचे इनमें से जो भी जी, या तो ये सही है या ये सही है। पहला कथन है, ये आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, आमिल के बारे में आता है, बुरा राजस्व संबंधित अधिकारी था। मीर बख्शी का पद वो दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में नहीं आया था, ठीक है। वैसे मीर बख्शी जो ये शब्द है, ये मैनली कब यूज में लिया जाने लगा था, मुगल काल में। लेकिन अगर आप सैन्य विभाग की बात करो, वो बलबन के टाइम बना था, तो दोनों तरीके से गलत है। तो आंसर इसका एक, हमने यहां एक्सप्लेन किया है बहुत ढंग से कि आमिल क्या होता था। खालसा भूमि देखो ये रही, अब देखो यहां आया, आपको तो पता ही होगा खालसा भूमि क्या होती है, जो डायरेक्ट राजा के नियंत्रण में आती है, सुल्तान के नियंत्रण में आती है, जिसका रेवेन्यू डायरेक्ट केंद्रीय राजकोष में जाता है। कथन दो गलत है, क्योंकि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, ना कि प्राचीन देशी संस्था। इक्ता को विलायत कहते थे, इसका प्रधान मुफ्ती, वली या नाजिम कहलाता था। इक्तादार को सैनिक कार्यों के साथ साथ संग्रहण व न्यायिक कार्य भी करना पड़ता था। अब थोड़ा यहां एक चीज ध्यान रखना, इक्तेदार को सैनिक कार्यों के साथ साथ कर संग्रहण और न्यायिक कार्य भी, लेकिन जब हम मनसबदार की बात करते हैं, जब हम जागीरदार की बात करते हैं, तो वहां ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ रहे हो। उसका काम केवल रेवेन्यू वाला था, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला नहीं था, न्यायिक वाला नहीं था। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है, और ये भी अनुवांशिक नहीं होता था। जैसे वहां पढ़ा था, मनसबदार भी अनुवांशिक नहीं होता था, उसका भी ट्रांसफर होता था, अंतर थोड़ा सा वो था। मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख होता था, ध्यान रखना सैनिक विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन सेनापति हमेशा ही कौन होता था, बादशाह या जो राजा होता था, क्योंकि सेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, उसे किसी और के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि पुराने टाइम तो सारा सेना का ही मामला था, जिसके पास सेना है वही राजा है, ठीक है। तो ये लाइन पूछ सकता है कभी। उसके प्रमुख कार्य आपको बता दिया, होलिया रखना, रसद, हथियार आपूर्ति, ठीक है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में नहीं था। ये चार विभाग मैंने लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो, सब में ये काम में आते हैं। दीवाने वजारत, इसको हम बोलते हैं राजस्व विभाग। दीवाने अर्ज, इसको बोलते हैं सैन्य विभाग। दीवाने इंसा, इसको बोलते हैं शाही पत्राचार और सचिवालय। दीवान ए रसालत, इसको बोलते हैं आप विदेश विभाग या धार्मिक, रट लेना इनको, कभी भी मैचिंग करवा सकता है यूपीएससी, क्या इस विभाग को ये बोलते हैं। पदाधिकारी का अर्थ वैसे देखो, अर्ज तो आरिज हो गया, विजारत तो वजीर हो गया, इंसा तो इंसा हो गया, रसालत तो रसालत, तो ये तो इजी है, ये रट लेना किस विभाग को क्या बोलते हैं।
जो दीवान अर्ध विभाग है, सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, इधर मैंने कुछ विभाग और लिखे हैं, आपको दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मेरे वर्ड्स पे ध्यान दे देना। दीवान मतलब विभाग, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपका जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू से संबंधित था। एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोई MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक FST। ठीक है, बंदगान मतलब समझ रहे हो आप, दास, नौकर चाकर। फिरोज शाह को बहुत शौक था। अब दो हैं देखो सेम नाम से, एक तो है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए सियासत ये मोहम्मद बिन तुगलक। यहां मैंने एक शब्द लिख रखा है ख्वाजा। ख्वाजा कौन होता था? देखो ख्वाजा एक अधिकारी होता था जो इक्तेदार होता था, उस पर कंट्रोल रखता था। ठीक है, तो ख्वाजा एक सल्तनतकालीन अधिकारी होता था जो इक्तेदार पे कंट्रोल रखता था कि जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, जिसको फवाजिल बोलते हैं, वो केंद्रीय कोष में जाए। ठीक है, देखो मैंने कोशिश की है कुछ वोकैबुलरी यहाँ डिस्कस करने की। इन 5 वर्ष के इस डिस्कशन में मैं कोशिश करूंगा कि वोकैबुलरी आपसे डिस्कस कर सकूं मैक्सिमम। फिर भी कोई रह जाए तो ये आपका नैतिक दायित्व भी है और आपका कर्म भी है कि आप इसको कंप्लीट करें जो वोकैबुलरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप। पहले तो मुझे थीम बता दीजिए, अपने मन ही मन में बताइए। मुझे पता वीडियो देख रहे हैं कि सर लाइव तो है नहीं। हाँ वीडियो में आप, क्यों यार ये थीम बार बार रिपीट करोगे ना तभी जाके आपका काम बैठेगा। हमने इतनी बार कर रखा है कि हमें आइडिया रहता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका हो गया भक्ति और सूफी। भक्ति और सूफी मैंने बताया था आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कौन सा संत किस अन्य संत के समकालीन था, किस राजा के समकालीन था, और उस संत ने कोई ग्रंथ लिखा है, कोई सिद्धांत दिया है, बस खत्म। तो देख लो कि संत निम्बारक अकबर के समकालीन थे, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। इनमें क्या देखो यूपीएससी क्या करता है, 100-200 साल का अंतर होता है ना, उनको पूछता है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे बच्चों को। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। इसका आंसर है न तो 1 और न ही 2। हमने फिर क्या किया, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया किसको, निम्बारकाचार्य को। और भी जो थे, निम्बारकाचार्य का जन्म बेलारी में हुआ, तेलुगु ब्राह्मण थे, रामानुज से प्रभावित थे। तो अगर ये लाइन आती कि रामानुज के समकालीन थे तो सही होता। अब 12वीं सदी में थे, अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से 1605, तो कैसे समकालीन होंगे? 400 साल का अंतर है भाई। निधन हो गया 1172 में। निम्बार्क का अधिकांश समय वृंदावन में बीता। साउथ के थे लेकिन समय कहाँ बीता, वृंदावन में। अवतारवाद में विश्वास करते थे, राधा कृष्ण की भक्ति, मथुरा के वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया। मतलब राधा कृष्ण की भक्ति पर जोर देने वाले पहले संत थे। इनका जो सिद्धांत है, दर्शन है, उसको बोलते हैं द्वैता द्वैतवाद। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला नाम आता है शंकराचार्य। इन्होंने दिया था अद्वैतवाद। फिर आपके आ गए थे रामानुजाचार्य, जिनके बारे में यूपीएससी ने कब पूछा था, 2022 में जब वो मूर्ति स्थापित हुई थी। इन्होंने दिया था विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद। फिर आपके आगे थे माधवाचार्य, इन्होंने दिया था द्वैतवाद। आपके निम्बरकाचार्य, वो लिखा हुआ ही है द्वैतवाद द्वैतवाद। एक और थे वल्लभाचार्य, इन्होंने दिया था पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा। अब इन देखो, इन लोगों के बारे में आपको जब भी बुक पढ़ रहे हो, देखो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये काम आपको खुद करना है तभी फायदा होगा। समझ रहे हो, ये क्लासें आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हैं, ना कि मतलब ऐसा कि आपको पढ़ा दें इससे सिलेक्शन हो जाएगा।
ये आपको दिशा दिखा रही है। वो होटल्स बताया था ना मैं शुरुआत में, होटल्स गिना रहा हूँ आपको इस जर्नी की। इनको आपको देख के जाना है और फिर देखना आप कितना सही होता है आपके साथ। कबीर को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा टाइमिंग आपको लग रहा होगा सर 120 साल कैसे जी गए, पुराने आदमी जी जाते थे। और चलो आसपास का समय होगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, निर्गुण भक्ति। अब ये निर्गुण और सगुण भक्ति क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मूर्ति पूजा से संबंधित है ना, जो मूर्ति के रूप में ऐसे सगुण रूप में पूजते थे तो सगुण वाले हो गए, और जो मानते थे ईश्वर एक ही है, कोई आकार नहीं होता है, वो आपके हो गए निर्गुण वाले। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये सारा आप पढ़ लेना ना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने तो एक्सप्लेन इसलिए कर दी कि मान लो कोई कहेगा सर कुछ भी नहीं बताया। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आदि ग्रंथ जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसमें इसके पद संकलित हैं, सही बात है। इनके शिष्य भागदास ने बीजक संग्रहित किया, ठीक है। मृत्यु मगहर में हुई। बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ना कि अकबर। समझ रहे हो ना, मतलब हमने यार इतना इतना एनालिसिस कर रखा है कि पूछेगा क्या ये भी पता है। आप भी कर सकते हो, आप भी अगर ये देखोगे ना ये बातें, आप 5 साल की सुन लोगे ना तो आपको ऐसे तोते की तरह याद रहेगा यूपीएससी क्या पूछता है और मुझे क्या पढ़ के जाना है। कन्फ्यूजन दूर हो जाता है ना जिस इंसान का, उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इन्होंने शब्द भी लिखा, शब्द, साखी, रमेनी, मंगल, ये सारे के सारे कबीर की रचनाएं। उल्टबासी भी बोलते हैं इनकी रचनाओं को। अब एक नाम आया था शेख अहमद सरहिंदी, मैंने दिया था एग्जाम, मेरा सही भी था ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे याद था जब मैं अकबर पढ़ रहा था ना, तो मुझे याद है कि शेख अहमद सरहिंदी को उन्होंने जेल में डाल दिया था। ये नक्शबंदी संप्रदाय के थे। किसके थे, नक्शबंदी संप्रदाय के। ये सबसे कट्टर सूफी सिलसिला है। आपने चिश्ती, नक्शबंदी, सत्तारी, कादिरी, सोहरावर्दी ये सारे पढ़ोगे आप। तो आप जब ये पढ़ोगे ना तो एटलीस्ट ना, मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैंने नाम बोल दी, मैंने कहा ना कि इनसे भी यूपीएससी पूछ सकता है। भक्ति और सूफी आंदोलन, एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। अब तो नक्शबंदी संप्रदाय के शिष्य कौन थे, बाबर, औरंगजेब। औरंगजेब वैसे भी थोड़ा कट्टर था, तो ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है कि भाई यूपीएससी अक्सर भक्ति और सूफी से प्रश्न पूछता है। अक्सर का मतलब किसी साल छूट भी जाए तो ऐसा नहीं है कि सर ने तो बोला था हर साल आएगा, हम तो पढ़ के चले गए। पढ़ने से फायदा ही होगा ना। 13 नंबर क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कैसे है मैं दिखाता हूं आपको, आप अटेम्प्ट करो। देखो पोज करके आप अटेम्प्ट कर लेना। कॉमन सेंस का कैसे, आप जब, मैं अगर किसी भी एक बच्चे से पूछूं कि यार आपने हिस्ट्री पढ़ी है, गांधी जी का जो नेतृत्व था हमारे आंदोलन में वो किस प्रकार से रहा है, तो आप सीधी से ना, अगर मैं 3 लाइन में पूछूं तो आप बोलोगे शुरुआत में आए थे तो अंग्रेजों में विश्वास था कि अंग्रेज अच्छे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प भी की थी, फिर गांधी जी ने आंदोलन किए थे और लास्ट के टाइम तो काफ़ी उग्र हो गए थे। 3 लाइन ही है, इसी में क्वेश्चन का आंसर छुपा है। कैसे, आप देखो पहला खतन है, महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। आपको पता है तो अच्छी बात है, गिरमिटिया मुझे पता था मैंने, ठीक है। लेकिन सेकंड आप देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो पहली बात ये कब से कब गवर्नर थे ये दिमाग में आना चाहिए। ने वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। जिन्होंने भी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है उनको सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने बोला था कि अरे भर्ती वो जीता हो अंग्रेजों को, ताकि ये एक जो युद्ध है, क्योंकि जर्मन उसमें ऐसा मानता था कि जर्मन थोड़े से साम्राज्यवाद के समर्थक माने जा रहे थे, अंग्रेजों और जो अंग्रेजों का गुट था उसको अच्छा माना जा रहा था। तो ये देखो, सेकंड कथन गलत करते हो तो आंसर आ जाता है, यानी कि आपको केवल एक चीज़ पता है। हालांकि यूपीएससी ने 2023 में थोड़ा सा गड़बड़ किया आपके साथ, मेरे साथ भी की थी, लेकिन चलो आप जब इतना एक्सप्लेनेशन ढंग से करके जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे तो सभी को आएगा ना, हार्ड हमें अकेले की थोड़ी ना वो पेपर आ रहा है, सभी के आ रहा है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाल दिया था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉलेज से करके आ जाएंगे और क्या। भारत के लोगों द्वारा नमक तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। बताओ जी, टॉपिक, थीम, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ कितना मिक्स किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
अब देखो नमक कानून, नमक कानून कहाँ तोड़ा गया था? सविनय अवज्ञा वाले में। तो वहां से पूछ लिया, बता रहा हूँ ना, ये यूपीएससी मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर इसका हो गया 1 और 3। गिरमिटिया लेबर आपको पता ही है, जब विदेशों में ले जाते थे उनको जबरन, वहाँ पे कॉफ़ी या जो चाय के बागान होते थे वहाँ पे, उसको गिरमिटिया मजदूर बोलते थे। और वेस्ट इंडीज़, फिजी, मॉरिशस, आप देखते भी हो कि आज भी वहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री हैं वो भारत के, मतलब भारतीय मूल के हैं। तो कैसे हैं? वो ये गिरमिटिया मजदूर थे, उनका शोषण होता था, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। कॉमन सेंस की बात भी है, इसका विरोध होना भी था। लेकिन सेकंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने समर्थन किया था, और गांधी जी को समर्थन करने के एवज में केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी अंग्रेजों ने, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी थी। ये मैंने यहाँ लिख रखा, आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना सुन लेना। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वापस लौटा दी थी केसर-ए-हिंद की उपाधि। टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आप कहोगे सर यहाँ टैगोर का जिक्र क्यों कर रहे हो? तो अगर मेरा पढ़ने का तरीका ये है कि कोई आदमी उपाधि लौटा रहा है तो मैं सारी याद करता हूँ कि हाँ यार, और किसने उपाधि लौटाई थी? टैगोर ने भी लौटाई थी। कब लौटाई थी? जलियांवाला बाग में। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको भी पढ़ने का तरीका यही रखना है। अब देखो दांडी मार्च वाला नमक कानून था, तो ढंग से पढ़ के जाओ। जितने भी आंदोलन है, स्वदेशी हो, असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, मैं जो नाम ले रहा हूं ना, इन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के, आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, वही संगठन से क्वेश्चन है। संगठन या फिर कोई ग्रुप से कोई संबंधित रहा हो तो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं आपको, व्यक्ति और धारित पद, थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉमन सेंस अगर काम करता है, तो जैसे कि सर तेज बहादुर सप्रू, ये अगर आप, मैंने अभी जो पीछे बताया था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको पता है गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो किसने करवाया था? तेज बहादुर सप्रू और एक जयकर, जयकर, ये बड़ा नेता था, इन दोनों ने करवाया था कि आप यार मिलकर देखो कि आप तक कोई सोल्यूशन निकल जाए। पीसी जोशी साम्यवादी दल से संबंधित थे। आप जब साम्यवादी भारत में दल की स्थापना, उसके प्रमुख नेता, उनके द्वारा किए गए प्रमुख विद्रोह पढ़ोगे ना, तो अपने आप ये सामने आ जाएगा। केसी नियोगी, केसी नियोगी आप देखोगे तो जब आप संविधान सभा पढ़ते हो या आप प्रथम वित्त आयोग पढ़ते हो, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी तो थे, सदस्य बड़े नेता होते थे, वो लगभग संविधान सभा के सदस्य रहे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर कीजिए। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब देखो एक चीज और है, मान लो आपको ये पता हो, केसी नियोगी थोड़ा सा क्या है कि इतने चर्चा में, मतलब हम नहीं देखते हैं संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, बट ये दो नाम है ना, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन मैं भी करके आया था, तो मुझे भी सच बताऊं तो केसी नियोगी का थोड़ा आइडिया नहीं था कि भाई ये सदस्य थे संविधान सभा के या नहीं थे। ये बताता वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसे तो किसी को बना नहीं देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा तभी बनाएंगे, लेकिन पता नहीं था। तो सीधी सी बात है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट मुझे ये पता था। अब 1 और 3 दोनों सही हैं, तो फिर दूसरा भी सही होगा। हालांकि 2023 में फिर बता रहा हूँ यूपीएससी ने थोड़ा सा, ये जो ऐसे ट्रिक मास्टर थे उनका, हालांकि फिर भी क्या ही गेम बजाया। मतलब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, या तो ये होगा, या 3 ऑप्शन सही होंगे या 2 होंगे, 50-50 तो है ना कम से कम। 50-50 वाले करके आओगे, करने ही पड़ते हैं क्वेश्चन में। आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन तो 50 ही आ रहे होते हैं या 40 ही आ रहे होते हैं, फिर 50-50 वाले क्वेश्चन 30 वो भी करने पड़ते हैं, उनमें से आधे सही हो गए तो भी हमारा फायदा होता है। तो ये चीज़ भी सीख लो, यहीं पे रिस्क भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि या तो रिस्क की जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्जाम में से इस बार 2023 वाला मैं दे के आया था, तो वहाँ यार ये हो रहा था, एग्जैक्ट नहीं आता है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो मैं आपको सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कोई टीचर तो बोल देगा देखो बच्चों ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, आप वो किताब पढ़ लेते। इंसान है भाई, पूरी किताबें नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, मैंने भी क्या किया था, जैसे 2023 में मुझे लग रहा था कि यार जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं उस रूप में आपको बताऊं कि केवल 1, यहाँ जाए केवल 2, यहाँ केवल 3 या कोई नहीं, ठीक है, मतलब सही सुमेलित, तो मुझे तो पता चल गया
कि या तो तीनों है या दो है, तो 50-50 हो गया ना। करो, एक लगा के आओ, अपने अंतरात्मा से लगा के आओ। 20 लगा के 10 गलत हुए, 10 सही हुए, तो भी 60 तो बच जाएंगे ना लगभग। 7 क्वेश्चन के मार्क्स 14 नंबर आएंगे डायरेक्ट। समझ रहे हो? ये करना पड़ेगा यार। मतलब ये चीज़ें आपको इसलिए साथ एकदम लाइव इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इतनी हिम्मत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन किया, आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये ना अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ये 1918 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसको बोलते हैं हम। इसको तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब बोलता ना कि पीवाईक्यू का फायदा क्या होता है। अगर किसी दिन यूपीएससी नहीं पूछ लिया अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो ये हो गया ना, पीवाईक्यू से आया डायरेक्ट। नियोगी जी के बारे में आप देख लेना, पूर्णचंद जोशी, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। ठीक है, आप अगर आपको लगे कोई मुझे थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंस कमी लग रही, फिर भी आप एक रिवीजन जरूर मान के जाना ना, पढ़ के जरूर जाना। मियां तानसेन वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ जी, थीम बताओ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थीम क्या है? मुगल काल। मुगल काल में भी मुगल काल की संगीत कला। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। असल में इसका आंसर क्या था, आपको गलत देखना था ना, कि गलत कौन सा। तो ये पहला ही कि भाई तानसेन की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। नहीं, तानसेन की उपाधि किसने दी थी? इसका देखो ओरिजिनल नाम था तानसेन का, वो रामतनु पांडे था। तो इसको उपाधि दी थी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। ठीक है, हाँ, मियाँ की जो उपाधि है वो अकबर ने दी थी, प्लस कंठाभरण वाणी विलास। अब आगे यूपीएससी ये पूछता है कि ये उपाधि किसने दी थी, या आपके स्टेट पीसीएस में पूछता है, कहीं भी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप, इसका नाम रामतनु पांडे था, इसको आराम से पढ़ के जाना। ठीक है, इसके गुरु हरिदास थे। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु तो थे मोहम्मद गोस, और वैसे गुरु कौन थे? हरिदास। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की। अब वो कॉमन सेंस की लाइन थी कि तानसेन ने अनेक, इतना बड़ा संगीतकार था, एक राग की भी कर दी तो ठीक हो गया ना, वो खत्म हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, दरबार में होगा तो कोई भी सिंगर है, तो आज के टाइम का तो है ना, हिप हॉप चल गया, वो हो गया। उस टाइम तो कोई भजन वजन, मान लो देवी देवताओं की स्मृति में वो गाना ही पढ़ते थे, वो तो वो कॉमन सेंस की बात थी जो ऑप्शन में आप देखोगे। ठीक है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने उपाधि दी थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो तानसेन के अलावा बाज बहादुर मालवा के शासक थे। रामदास, गोपाल, बेजू बावरा, इसको तो देख लेना। बेजू बावरा समकालीन थे अकबर के, लेकिन अकबर के दरबार में नहीं थे, ये ध्यान रखना आपको। अकबर खुद बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। क्या बजाता था? नगाड़ा। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। अकबर के बाद जहांगीर आया, तो जहांगीर के टाइम शौकी नाम का एक बहुत महान गजल गायक रहता था। तो प्रश्न आ सकते हैं कि महान गजल गायक शौकी किसके दरबार में था? तो किसके दरबार में था? जहांगीर के। शाहजहां की बात करूं तो शाहजहां के टाइम में लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां, ये 3 संगीतकार थे। औरंगजेब आपको पता है कि कट्टर मुस्लिम था, तो उसने इस्लाम के अनुसार संगीत का वो विरोधी था, लेकिन वो खुद वीणा बहुत अच्छी बजाता था। खुद क्या बजाता था? वीणा अच्छी बजाता था। ठीक है, तो पूछ सकता है। फिर एक मोहम्मद शाह रंगीला, आपने सुना होगा। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके टाइम किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का। उसके टाइम में सदारंग, अदारंग, नेमत खां, ये सिंगर थे उसके टाइम। ठीक है, और जफर, मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर आपने सुना होगा। तो उसके टाइम मिर्जा गालिब, आपने नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब के आप शायरियाँ, मतलब जिनको शौक है वो सब जानते हैं। एक उस्ताद जोंक, इनके बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता इनमें से कोई पूछ ले। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? अगेन मुगल काल, चित्रकला। अब समझ रहे हो ना कि मैं जब मिडाइवल पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूं? क्लियर हो रहा ना मामला? विजयनगर पढ़ूं मैं सल्तनत काल पढ़ूं, मैं मुगल काल पढ़ूं, और वो भी पढ़ूं ना तो एक चीज और ध्यान रखूं, क्या? कि इनकी जो संगीत है, चित्रकला है, वास्तुकला है, इनका
साहित्य है। ऐसे विजयनगर पढ़ूं तो राजाओं के बारे में तो पढ़ूं, उनकी मंदिर निर्माण शैली है, वो चीजें मैं पढ़ूं। ठीक है, तो इसका आंसर आप। और दूसरी बात, मैं अगर छोटे किसी से भी सिंपल से इंसान से पूछ लूं ना कि यार तुम तो ये बताओ मुझे कि मुगल काल में चित्र जो कला है उसका स्वर्णकाल किसका टाइम रहेगा, तो जहांगीर का रहेगा। इसका तो आंसर ही जहांगीर। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आप सभी का आंसर मुझे लगता है जहांगीर ही होगा। ये मैंने एक पिक्चर उस बुक से ली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र थे जो मुगल काल में फेमस थे, जैसे कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र बसावन का था। अब देखो मैंने आगे यहाँ देखो इधर लिखा हुआ है चित्रकार का नाम, आगे उस शासक का नाम जिसके टाइम में चित्रकार थे। अब यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं दोबारा, अगली बार ये पूछ ले कि ये चित्रकार किसके शासनकाल में था। साइबेरिया का दुर्लभ सारस उस्ताद मंसूर, बंगाल का एक अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर, तुजो के जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन। देखो आगे शासक का नाम दिया हुआ है, ये आपका काम है। ठीक है, ड्यूटर के संतपाल का चित्र अबुल हसन जहांगीर, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग जहांगीर। आंसर हो गया जहांगीर। तो जहांगीर के काल को स्वर्ण का काल माना जाता है। अकबर तथा हुमायूं के काल में सचित्र पांडुलिपियां बनाई गई थी जिनके नाम क्या है, हमजा नामा और रजवनामा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछ सकते हैं ये क्या है, ये चित्रकला से संबंधित पांडुलिपियां हैं। जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों की जगह उसने क्या कर दिया, चित्र आधार एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों पर जोर दिया। जहांगीर के टाइम के इंपॉर्टेंट चित्रकार देख लेना, पूछ सकता है। कौन कौन है, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, बिसनदास और अक्कारीजा। जो उस्ताद मंसूर था वो पक्षियों और फूलों के बड़े चित्र अच्छे बनाता था, मतलब अच्छे चित्र बनाता था। अबुल हसन व्यक्तिगत चित्र बहुत अच्छे बनाता था। बिसनदास ये सभी चित्रकार थे। और बिसनदास ने, ये थोड़ा लाइन हो सकता है आगे पीछे होगी, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। बिसनदास भी उसने क्या किया, फारस के शाह अब्बास के दरबार का चित्र बनाया था। ठीक है, अब आपको पूछ ले और बताऊं तो बाबर जब आया था तो बाबर के दरबार में था बेहजाद, जिसको आप बोलते हो पूर्व का राफेल। हुमायूं के दरबार में थे अबुद समद और मीर सैयद अली। फिर ये हुमायूं एक्सपायर हो गया तो अकबर के काल में भी ये दोनों थे। अकबर के काल में इनके अलावा और थे अबुद समद, मीर सैयद अली, इसके अलावा दसवंत, बसावन और केशव। ठीक है, जहांगीर हो गया। शाहजहां और औरंगजेब वाले इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो तो वैसे विरोधी था औरंगजेब तो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना यार मुगल काल से कितने क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो मुझे लगता है आपने आंसर देख लिया, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा वो अटेम्प्ट लो। यहाँ एक है क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह है नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया, इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। यूपीएससी ने गेम खेला, ये हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता है लेकिन हिस्ट्री में ही मिलता है। देखो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, देखो आपने अब ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, आप पूरा वर्ल्ड मैप देखते हो तो उसमें से ऐसे स्थान कौन से हैं जिनका पता पहले चला और कुछ का बाद में। जैसे मैं भारत की बात करूं तो आप पढ़ते हो कि भारत में पुराने टाइम रोमन से हम व्यापार करते थे, पढ़ते हो ना। तो भारत न्यू वर्ल्ड तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो। यूरोप है तो यूरोप न्यू वर्ल्ड तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर आपको बात बोलूं कि आपने अमेरिका महाद्वीप है, सॉरी और वो भी दोनों उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। क्या आपको कोलंबस से पहले की हिस्ट्री पता है वहां की? बिल्कुल नहीं पता। कोलंबस से पहले की बिल्कुल भी हिस्ट्री हमें वहां की नहीं पता है, तो उसको बोलते हैं हम न्यू वर्ल्ड। अब वहां से हमें फसलें लानी है प्राचीन वर्ल्ड में। प्राचीन वर्ल्ड आप यूरोप, इंडिया, किसी को भी ले लो, अफ्रीका। अब एक चीज बताओ, मान लो ऑप्शंस देखो, तंबाकू, कोको, रबड़, तंबाकू, कपास, रबड़, कपास, कॉफी, गन्ना,
रबड़, कॉफी, गेहूं। बताओ, कपास के बारे में इंडियंस नहीं जानते थे क्या? या और भी जो यूरोप वाले, या फिर आप अगर इंडस वेरी पढ़ते हो तो कपास के बारे में नहीं पढ़ते हो कि वहाँ पे कपास मतलब सूत के वस्त्र मिले, तो कपास हो गया ना। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। इनका तो बारे में पता था हमें, क्या बताओगे? न्यू वर्ल्ड हमें ऐसा क्या ही बता देगा। गेहूँ, मेहरगढ़ में गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। आप जब नव पाषाण काल पढ़ते हो हिस्ट्री में तो वहाँ गेहूँ देखते हो ना। लेकिन क्या आपने ये नाम पहले पढ़े थे? तंबाकू, कोको, रबड़, ये क्या है कि उधर की फसलें हैं, कहा कि अमेरिका महाद्वीप है वहाँ की, और फिर वहाँ से ये अन्य जगह फैले थे। ठीक है। अब देखो, ये यूपीएससी सरप्राइज करता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन काम देखो कम। मैं इसको सही करके आया था क्योंकि मुझे पता था यार, कपास तो इंडिया में पहले से होती थी, गेहूं भी पहले से होता था, ये जरूर वहां से आ सकती है। ठीक है, ऐसा सरप्राइज दे सकता है यूपीएससी। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप जरूर पढ़ के चले जाना। ठीक है, मैंने इसका देखो गेहूं वाला ये सारा लिखा है मैंने, कपास वाला, और ढंग से आप इसको पोज करना और पढ़ लेना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, 2019 का। देखो ये क्या है, इसकी मैं थीम बता देता हूँ। थीम मिक्स है ये थोड़ा सा। आपको प्राचीन जो स्थल है, जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो आपको रिवर्स जरूर देखनी है कि ये कौन सी नदी के किनारे है। चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे राजधानिक हो। जैसे ये एक धार्मिक स्थल है पंढरपुर, आपने सुना होगा महाराष्ट्र धर्म, जो महाराष्ट्र धर्म था पंढरपुर, विठोबा की पूजा होती थी, उसका केंद्र था ये। तिरुचिरापल्ली, ये एक एंसेंट सिटी है। ठीक है। हम्पी, विजयनगर की राजधानी, विजयनगर के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट स्थल, यूनेस्को साइट। ये नदियां आपको याद रखनी कि कौन सी नदी के किनारे ये है। इसमें तो कोई मालबरपा, मतलब आपको ही पता है, विजयनगर पढ़ते हो तो वहां पे आपको तुंगभद्रा रिवर है ना, उसके बारे में आपको पता, आपको पढ़ना पड़ता है, तुंगभद्रा के किनारे था। तो ये गलत हो गया ना। अब जैसे 3 गलत होता है, पहले ही मजे थे। 2023 में इन्होंने ऐसे ही खत्म कर दिया। 2023 में उन्होंने ऑप्शन ए एक सही है, ऑप्शन 2, 3 सारा पता हो तो ही हो, लेकिन वो 50-50 पहुंचते हो तो भी हमारा तो फायदा ही है ना, समझ रहे हो। तो इसका एक्सप्लेन हमने नीचे दिया है कि चंद्रभागा किनारे पर पंढरपुर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अब यहाँ देखो आपका क्या दायित्व बनता है। मेरा जो दायित्व बना था वो मैंने यहाँ कर दिया आपको, पंढरपुर के बारे में कि पंढरपुर महाराष्ट्र में है, इस डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर किसकी पूजा होती थी? विठोबा, जो कृष्ण का अवतार है, उसकी पूजा होती थी। महत्वपूर्ण संत कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर, तुकाराम। अब ये तो आपने नाम सुने होंगे, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, रामदास। बट क्या आपने निवृत्तिनाथ सुना है? क्या आपने मुक्ताबाई सुना है? क्या आपने चोखा मेला सुना है? क्या समता माली सुना है? ये रिसर्च हम आपके लिए करके लाए। किसी टाइम सिंपल सा, देखो बहुत ज्यादा यूपीएससी के तो 100 क्वेश्चन देने हैं, आपको दे दिया कि चोखा मेला है ना, जो संत है वो किससे संबंधित है? बंगाल से, दक्षिण वाले आलवार संतों से, समझ रहे हो? या फिर आपको वृंदावन या कुछ भी एक ऑप्शन दे देगा, और एक आपका आ जाएगा पंढरपुर, तो पंढरपुर से आएगा चोखा मेला, समता माली, मुक्ताबाई। ठीक है, नरहरि सोनार। तो इतनी गहराई में हमें पढ़ना है, तब जाके यार ना इस सीरीज का आपको फायदा मिलेगा। हालांकि हमने मोस्टली काम आपको करके दे दिया है। अगर आप 5 साल की ये सीरीज देख लोगे ना, तो भी मुझे इतना यकीन है ये चीजें मैं करके आया हूँ। ठीक है ना, ये मैंने किया है, तभी मुझे इतनी बार प्रीलिम्स पास करने का मौका मिला, और ये प्रूवन चीज है। आप अगर इसको करोगे तो आपको इसका डेफिनेटली फायदा होगा। क्या करना है? जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटीज है, अभी आपका दायित्व है कि जब भी पढ़ो तो क्या ये कौन सी नदी के किनारे है, इतना सा देख लोगे ना तो आपका। अब ये देखो हर साल नहीं पूछ रही यूपीएससी, लेकिन कभी पूछ सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है मेंटली। क्या कोई काम नहीं करना है, पढ़ तो रहे ही हो, एक बार देख लो। ठीक है, तो ये आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना आराम से। तो ये हमारी आज का जो लेसन 2 है ये कंप्लीट हो गया है। जितने क्वेश्चन आए थे 2019 में, ही हमने आपको बहुत ही विस्तृत रूप से विश्लेषित करके आपको दिखाए हैं। जो थीम मैंने आपको पहले लेसन में बताई थी, देख लो, उससे अलग कुछ नहीं है।
वही टॉपिक बार बार यूपीएससी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें छोड़ने नहीं है। बाकी अगर कोई थीम और भी है तो हम 2020, 21, 22, 23 उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है।